Namaskar, dear student and respected friends. Today I will discuss about chemical kinetics. और आज हम लोग रासायनिक बलगति के अंतर्गत महत्वपूर्ण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का प्रथम कोट की अपक्रिया की पहचान और उसके समीकरण के निगमन के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं रासायनिक बलगति का प्रथम कोट की अपक्रिया की पहचान। तो पहले देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया है क्या। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए कहा गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि इस प्रकार की अपक्रिया में अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन से रासायनिक क्रिया का वेग बदल जाता है। यानी रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किसके कारण? अभिकारक के। यानी अभी तक आपने शून्य कोट की अपक्रिया में पढ़ा कि अभिकारक के सांद्रण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रथम कोट की अपक्रिया में क्या होगा कि रासायन जो अभिकारक का सांद्रण है, उसके कारण अपक्रिया का जो वेग है वो बदल जाएगा। अथवा देखिए क्या होगा कि जिस अपक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समान अनुपातिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोट की अपक्रिया। यानी कि जो अभिकारक की सांद्रता है वो क्या होनी चाहिए, प्रथम घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी समान अनुपाती होना चाहिए। तो यानी किसी अपक्रिया का अगर वेग है और अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समान अनुपाती हो रहा है तो ऐसी अपक्रियाएं प्रथम कोट की अपक्रियाएं कहलाएंगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर सुक्रोज का जल के साथ रिएक्शन कराने पर, ये देखिए चीनी का सूत्र है या सुक्रोज कहें इसे हम, सुक्रोज का जल के साथ अपक्रिया कराने पर हमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अलग अलग मोल प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि चूँकि यह प्रायोगिक मान होता है तो यहाँ पर जब अपक्रिया की कोट यह देखिए ये प्रथम कोट की अपक्रिया है। क्यों है? क्योंकि जब हमने वाटर को चाहे जितनी वाटर की मात्रा मिलाएंगे तो ग्लूकोज जो है सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में ही टूटेगा बस। यानी कि इसके वाटर अधिक मिलाने से, जल की मात्रा अधिक करने से सुक्रोज ऐसा नहीं कि कोई और मोल या कोई और चीज़ का निर्माण कर ले, वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ही कर रहा है। अर्थात यह प्रथम कोट की अपक्रिया है और इसके देखिए सुक्रोज के सांद्रण परिवर्तन से रासायनिक क्रिया का वेग बदल जाता है, किंतु H2O के सांद्रण परिवर्तन से रासायनिक क्रिया कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी H2O की मात्रा की आप अधिक मात्रा में भी डालेंगे तब भी यही प्राप्त होगा हमें। तो ऐसी अपक्रिया जिनमें रासायनिक अपक्रिया का क्या होगा, अभिकारक के सांद्रण से वेग बदल जाता है, लेकिन किसी एक से, दोनों से नहीं, किसी एक से अगर बदलेगा तो प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। जैसे इसमें देखिए एथिल क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे, जब जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखिए आर फार क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर वेग स्थिरांक K इक्वल टू हो जाएगा मॉड C2H5Cl। अब अपक्रिया की कोट कितनी है, 1 है। अब देखिए 1 कैसे कि अभिकारक की जो सांद्रता है, ये अभिकारक की सांद्रता है ना, ये हमारा अभिकारक है। तो C2H5Cl की पावर कितनी है, क्योंकि 1 मोल है तो 1 ही घात लगेगी, यानी अपक्रिया की कोट 1। इस तरह देखिए अमोनियम नाइट्राइट में देखिए यहाँ भी अपक्रिया कोट 1 ही होगी, क्योंकि अमोनियम नाइट्राइट का 1 मोल प्रयोग किया जा रहा है। फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में भी देखिए यहाँ भी अपक्रिया कोट 1 है, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का 1 मोल प्रयोग किया जा रहा है। H2O2 में देखिए यहाँ भी अभिकारक जो है H2O2 है, अभिकारक की जो घात ही है वो घात 1 है। तो एक घात चूँकि लिखी नहीं जाती तो यहाँ शो नहीं की गई है, इसलिए अपक्रिया की कोट 1 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए एथिल एसीटेट और जल की क्रिया कराने पर एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए एथिल एसीटेट तो प्रभावित करता है, इसका तो सांद्रण हो जा रहा है, इसका सांद्रण हो जा रहा है, लेकिन वाटर की अधिक मात्रा डालने से इसके सांद्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात वाटर की इसमें भूमिका नहीं है, चाहे जितनी मात्रा में डाल दें। तो ये देखिए यहाँ पर कहा गया है रेट R इक्वल टू K एस्टर, इसको एस्टर हम लोग बोलते हैं, एस्टर और H2 की पावर 0, क्योंकि इसके
अभी इस अभिकारक के सांद्रण से इस अपक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। चूँकि यह एक प्रायोगिक मान है इसलिए नॉर्मली इसका डिटर्मिनेशन नहीं दिखा सकते। इस तरह आप देखिए सभी अपक्रियाएँ दी हैं। अब जो अपक्रियाएँ पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, मैंने उनको सभी को इसमें समाहित किया है। आप देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए मेथिल एसीटेट, इसका नाम मेथिल एसीटेट क्यों होगा? क्योंकि देखिए CH3COO इतना तो एसीटेट आयन है और ये मेथिल लगा है, तो ये हो जाएगा मेथिल एसीटेट। और मेथिल एसीटेट के वाटर के साथ फिर कराएंगे तो एसिटिक एसिड और मेथेनॉल प्राप्त होगा। फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर इसका अभिकारक का तो सांद्रण हो रहा है लेकिन इसके सांद्रण से अपक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी अपक्रिया की कोट 1 हो, ठीक है, 1 होगी। तो देखिए मेथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन की रासायनिक अपक्रिया में जल अधिक में, यानी जल के सांद्रण से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अपक्रिया की कोट 1 होगी। जबकि इसकी आणविकता अगर निकाली जाए तो देखिए मेथिल एसीटेट का 1 अणु और जल का 1 अणु मिलके क्या हो जाएंगे? 2 अणु। इसकी आणविकता 2 है लेकिन अपक्रिया की कोट 1 है। चलिए अब बात करते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए जो वेग निगमन आता है, जिसका डेरिवेशन आता है और जिससे न्यूमेरिकल आते हैं। मेन चीज़ है, इससे आपको न्यूमेरिकल आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। पहले मात्रक देख लेते हैं। देखिए मात्रक में क्या होगा कि आप जानते हो रेट इक्वल टू क्या होता है? रेट बराबर K इंटू मॉड A। तो A हम मान लेते हैं प्रारंभिक क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है और K हमारा वेग स्थिरांक है। तो रेट का जो प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी तो हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं। देखिए K को हम क्या कर दें? नीचे कर देंगे तो A को हम नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा? K इक्वल टू रेट अपान A। और आप जानते हो कि जो रेट होता है, ठीक है, रेट होता है वेग का मात्रक। रेट मीन्स दर या वेग होता है, ठीक है, रेट मीन्स वेग या दर। तो इसका मात्रक होता है कंसंट्रेट यानी सांद्रण प्रति टाइम, ये समय। तो जब हमारा रेट का ये मात्रक है तो हम रेट की जगह क्या रख सकते हैं? कंसंट्रेट, ठीक है, टाइम इनवर्स, या इसी को प्रति भी कहा जाता है ना, इनवर्स हटाएंगे तो प्रति हो जाएगा। तो कंसंट्रेट टाइम इनवर्स अपान A क्या है? सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है तो हमने कंसंट्रेट कर दिया। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? टाइम इनवर्स। यानी कि प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? टाइम इनवर्स, यानी समय इनवर्स या प्रति समय। तो देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, चूँकि ये सब, या आवर्स इनवर्स, चूँकि ये सभी क्या हैं? समय के ही यूनिट हैं। टाइम के तो टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं, सेकंड, मिनट और घंटे भी। वो जैसा हमारा न्यूमेरिकल में पूछेगा वैसे हम लोग यूनिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए चूँकि के मान में कोई सांद्रण पद नहीं है अतः प्रथम कोट की अपक्रिया के के का मात्रक भी क्या होता है? टाइम इनवर्स ही होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन पर। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन डेरिवेट करने पर क्या प्राप्त होता है और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप आसानी से समझते चलिए क्योंकि थोड़ा इसको बैक करना थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए हम लोग क्या मानते हैं, पहले हमने बताया था कि अपक्रिया की जो कोटि होती है या अपक्रिया का जो वेग होता है। तो देखिए मान लो कि आप बस पे बैठ गए, आप एक बस पर बैठ गए हो और अभी आपको जाना है, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर आगे जाना है आपको, ठीक है। तो आप बस पर ए नाम का एक व्यक्ति को बैठा दिया गया और वो बी पर पहुंच रहा है। तो देखिए जब वो बैठा है, जैसे ही वो बस में बैठा है तो उस समय तो कंडक्टर ने पैसा मांगा ना होगा, यानी जब बैठा है तो उसका किराया भी कुछ नहीं लगा, अर्थात 0 है। अब बस चली भी नहीं है यानी वो टी है, तो टी भी क्या हो गया? 0। फिर से सुन लीजिएगा, एक आदमी बस में बैठ गया, यानी बैठा क्या? चढ़ लिया और बैठ गया। तो चढ़ते हैं तो कंडक्टर कहेगा नहीं पैसा दीजिए, बस कुछ दूर चलेगी तभी मांगा जाएगा। अर्थात प्रारंभ में जो अपक्रियाएँ होती हैं वो कितने मोल होती हैं? A मोल होती हैं। अब जब कुछ चलेंगी, सपोज़ करो 2-4 किलोमीटर चल गया तो उसने किराया मांग लिया, तो उसके पास 100 रुपये था, उसने किराया दे दिया 20 रुपये। तो देखिए 100 रुपये शुरुआत में था और उसने 20 रुपये किराया दे दिया। अब अगर कोई उससे पूछे तो कितना किराया बचेगा, तो क्या करेगा? 100 माइनस 20 करेगा तो क्या आ जाएगा? 80। अब आगे बात करते हैं हम इसी पर। तो देखिए माना कोई प्रथम कोट की अपक्रिया है, ठीक है, माना कोई प्रथम कोट की अपक्रिया निम्न है
ठीक है, और उसकी प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है। ये हमारा ए कोई पदार्थ है प्रारंभ में और कुछ समय बाद बी नाम के प्रोडक्ट में बदल जा रहा है। तो मैंने अभी बताया आपको कि हम इसको मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक पदार्थ था हमारा तो वो ए मोल प्रति लीटर था, और चूंकि अभी क्रिया शुरू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यानी जीरो ही रहेगा। जैसे मैंने बताया कि बस पे आदमी बैठा है तो अभी जब बस कहीं चली नहीं तो जहाँ पर बैठा है उसी जगह रहेगा, कोई डिस्टेंस नहीं होगी इसकी। तो यहाँ पर ए मोल प्रति लीटर प्रारंभ में लिया गया और प्रोडक्ट हमें जीरो प्राप्त हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि टी समय बाद जो ए मोल था वो एक्स मोल में टूट गया, यानी एक्स मोल में टूट के उत्पाद बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो देखिए जब ए मोल था और प्रारंभ में ज़ीरो था, लेकिन टी समय बाद एक्स मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गया, तब क्या होगा, जैसे वो व्यक्ति बस में बैठा तो शुरू में और जैसे वहाँ चला तो उससे अब कहा गया कि भाई आप किराया दीजिए, तो उसने उसके पास 100 रुपये थे, उसने मान लो 20 रुपये दे दिया। अब उससे पूछा भाई तुम्हारे पास अब कितना पैसा बचा, तो क्या बताएगा 80। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि ए मोल हम प्रारंभ में लिए थे और जीरो इनिशियल में कोई प्रोडक्ट नहीं बना था, लेकिन देखा कि टी समय बाद क्या हुआ, एक्स मोल टूट गया। तो पूछा जाए कि अब कितना बचा होगा, प्रारंभिक सांद्रता कितनी बची होगी, तो ए प्रारंभ में थी, एक्स से टूट गई, ए से एक्स घटा देंगे तो आ जाएगा ए माइनस एक्स, यानी कि जो शेष मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी ए माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभ में उसकी ए मोल थी, ठीक है, टी समय बाद एक्स मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गए तो क्या होगा, प्रारंभ में ए हुआ, इनिशियल में जीरो था, ये देखिए टी समय बाद यानी टी समय पर क्या हो गया ए माइनस एक्स बचा, ठीक है, ए माइनस एक्स बच गया। अब अपक्रिया के वेग से, अपक्रिया का वेग हमारा क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी, ये आप शून्य कोट में पढ़ चुके हो। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स, यानी ये प्रारंभिक जो अपक्रिया का प्रारंभिक विघटन समय टी समय में होता है और शेष मात्रा, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स। अब चूंकि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या है के क्या है, वेग स्थिरांक है, आप जानते हो के क्या है, वेग स्थिरांक। तो अगर के वेग स्थिरांक है तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा के ए माइनस एक्स, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसको पक्षांतर करना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो के को है देखिए यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू के डी टी ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स हो जाएगा। हम के डी टी को वैसे एज इट इज बना रहते हैं तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स और ये नीचे आ जाएगा डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। देखिए यही मैं यहाँ पे रखा हूँ, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। अब ये मैथमेटिकल टर्म्स है, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जिसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। अब समाकलन करेंगे तो देखिए डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी का जब समाकलन करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियतांक होता है, उसका समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ पर चूंकि के क्या है, वेग स्थिरांक है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो के का यहाँ पर समाकलन नहीं होगा। तो किसका समाकलन इंटीग्रेशन कर देंगे, डी एक्स अपान ए माइनस एक्स का। तो जैसे इसका समाकलन करेंगे तो डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू के, चूँकि कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और समाकलन होगा डी टी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारा के एक्स अपान डी एक्स अपान ए माइनस एक्स के डी टी हुआ है, उस पर हम क्या चाहते हैं, इसको अपक्रिया के वेग स्थिरांक में लाग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कुल वैल्यू है डी एक्स की, ये समाकलन करने पर निकाल के आएगी, वो लंबा प्रोसेस है। आप इतना समझ लो कि जैसे इस पर लाग का यूज करेंगे समाकलन का, ठीक है, तो समाकलन जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस लॉग ई, ठीक है, और ये हो जाता है आप डी एक्स अपान एक्स, ठीक है। वो समाकलन करने पर वो सारी प्रोसेस आगे है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस लॉग ई और ये हो जाएगा ए माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए के तो हमारा पहले से था, अब चूँकि इससे डी के सापेक्ष हमने समाकलन किया तो डी के सापेक्ष समाकलन करने पर फिर क्या आ जाएगा,
कोई कांस्टेंट वैल्यू फिर आ जाएगी, तो हम सी कांस्टेंट वैल्यू पुनः ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। अब चूंकि हमने कहा कि सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है। यदि अगर हम मान लें, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर यदि हम मान लें कि प्रारंभ में टी समय, यानी अब क्रिया शुरू ही नहीं हुई थी, कोई समय नहीं था और कोई विघटन भी नहीं हुआ, अब क्रिया मतलब उत्पाद में कुछ बदला ही नहीं, तो अगर प्रारंभ में टी मान रहा हो और x इक्वल टू भी 0 रहा हो और t भी 0 रहा हो, तो अगर इस मान को समीकरण थर्ड में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस लॉग ई ए की जगह ए ही रहेगा, माइनस एक्स की जगह हम लोग यहाँ से क्या रखेंगे 0, तो हो जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस 0 बराबर के इंटू 0 प्लस सी। तो जब इतना मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई ये ए, चूँकि 0 ए से 0 का टाइम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा, इक्वल टू के साथ गुणा करेंगे 0 का, तो किसी संख्या का गुणा जब 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा सी। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग ई ए इक्वल टू सी। अब देखते हैं माइनस लॉग ए इक्वल टू सी पर, अब चूँकि हमारा सी की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो हमारा समीकरण जो फोर्थ था, समीकरण फोर्थ क्या था, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। तो वहाँ पर हम लोग सी का मान रख देंगे। तो ये देखिए माइनस लॉग ई, ठीक है, ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी और ये सी की जगह हम क्या रख रहे हैं, इस सी की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं। तो ये वैल्यू है आपकी माइनस लॉग ई इक्वल टू ए। ठीक, अब हमें पक्षांतर करना है, तो देखिए ये हमारा वैसा ही बने रहेगा, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, इसको इधर लाएंगे बराबर किस पर, तो ये जो माइनस से है ये इधर आ जाएगा प्लस से, तो हो जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स प्लस लॉग ई ए इक्वल टू के टी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एक सीध में लिख रहे हैं, तो के टी बराबर धनात्मक वैल्यू पहले लिखे दे रहे हैं, तो लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, चूँकि लाग दोनों में क्या है, दोनों में है, तो हम लाग का क्या करें, लाग को कॉमन कर लेते हैं, लाग को बाहर ले लेते हैं। तो जब लाग का कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, और चूंकि लाग के रूल में ये है कि अगर ये माइनस का चिन्ह तभी आया होगा जब ये क्या रहा होगा, भाग में रहा होगा, क्योंकि लाग के नियम में क्या होता है कि जो भाग में होगा वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो भाग में चला जाता है। ठीक है, जो गुणे में होता है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा के टी बराबर लॉग ई। अब चूँकि इसको हम, ये माइनस में था तो ये इसका मतलब लाग में था, ये भाग में चला जाएगा, तो ए माइनस एक्स। ठीक है, अब के टी बराबर क्या हो गया हमारा, के टी इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई ए माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी को पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो के बराबर एक, यहाँ कोई सब जगह है ही है, एक हम लोग आइडेंटिटी कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा के बराबर 1/t, यहाँ पर 1/t आ जाएगा, और लॉग ई ए माइनस एक्स, और चूँकि लॉग ई की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको देखो यहाँ लिख दिया है, लॉग ई इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। तो यहाँ पर के इक्वल टू 1/t और लॉग ई की जगह पूरी ये वैल्यू रख देंगे 2.303 लॉग 10 ए माइनस एक्स। अब चूँकि यहाँ पर एक है और एक का इसमें गुणा कर लेंगे 2.303 में, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303/t लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स। ठीक है, और यही हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक है। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए के इक्वल टू 2.303/t लॉग a/a माइनस एक्स। अब जहाँ पर देखिए, जहाँ पर a क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, x क्या है, विघटित मात्रा है, t क्या है, विघटन में लगा समय है, और a माइनस एक्स क्या है, जो शेष मात्रा बची है। यानी जो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वो शुरू में ए आदमी बस पे बैठा और बी जगह स्थान पर गया, तो जब वो 100 रुपये लिए था तो कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन कंडक्टर ने उससे 20 रुपये मांग लिया। तो ये तो हुआ आपका क्या, ए प्रारंभिक मात्रा, और ये 20 रुपये क्या है, एक्स विघटित मात्रा, और जो समय लगा वो टी समय में दिया, यानी कुछ दूर जाने पर जब उसका समय कुछ खर्च हुआ तो टी समय पर उसने ये सब दिया। तो शेष क्या बचेगा, तो ये देखिए 100 से 20 घटाने का मतलब क्या, ए माइनस एक्स, यानी ए माइनस एक्स क्या है, शेष मात्रा है। इस तरह से हमारा प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक प्राप्त हो गया। अब कभी कभी
कुछ जगहों पर प्रथम कोटि की अपक्रिया से संबंधित एक ये दे देता है कि वॉल्यूम के आंकड़े दे देता है, और ये ज़्यादा टाइट्रेशन में यूज होता है अनुमापन में। अनुमापन आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का एक परीक्षण है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिसे आप लोग टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, बोलते हैं। तो वो उसमें इसका यूज होता है। तो जब अपक्रिया के आंकड़े आयतन व समय में होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, K = 2.303/T log/10। जहाँ पर हमने A और A/x लिखा था वहाँ हम प्रयोग करेंगे वॉल्यूम का, वहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे आयतन का। तो यहाँ पर V क्या है, ठीक है, V0 = 0 समय पर प्रयुक्त आयतन, और VT T समय पर प्रयुक्त आयतन, V इन्फिनाइट अनंत समय पर प्रयुक्त आयतन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, आपका ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का निगमन था। मेरे ख्याल से कुछ 10-20% आपको समझ में आया होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसको डेरिवेशन करके बोर्ड पे करके बताया जाए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।